नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन। खबर तो समझिए। इस प्राइम टाइम बुलेटिन में हम आपको दिन भर की सबसे चर्चित खबरें दिखाते हैं और खबरों को विस्तार से समझाते भी हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की 4 बड़ी खबरों से, जिनका विश्लेषण अगले आधे घंटे के दौरान हम करेंगे। आज बुलेटिन में सबसे पहले आपको समझाएंगे एसटीईटी पर पटना में क्यों हुआ संग्राम, तेजस्वी और वोटर आईडी कार्ड का विवाद आपको समझाएंगे, तेजस्वी को अनंत ललकार के मायने भी आपको बताएंगे और इसके साथ ही ट्रंप टैरिफ पर मोदी का संदेश आपको समझाएंगे। लेकिन शुरुआत सबसे पहले बिहार में एसटीईटी एग्जाम पहले कराने को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने आज लाठीचार्ज किया है। डाक बंगला चौराहे की ओर बढ़ रहे छात्रों को रोकने के लिए पुलिस ने कार्रवाई की। शिक्षा मंत्री ने कहा कि पहले से ही 4 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी हैं। टीआरई 5 की रिक्तियों को भेजने के बाद एसटीईटी एग्जाम कराए जाएंगे और इन्हें टीआरई 5 में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। प्रदर्शन हंगामा, नारेबाजी और लाठीचार्ज। गुरुवार को पटना में कुछ ऐसी तस्वीरें दिखती रहीं। टीआरई 4 के पहले एसटीईटी एग्जाम की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। फिर भी डटे रहेंगे जब तक सरकार एसटीईटी नहीं देता है, तब तक हम लोग हटने वाले नहीं हैं। प्रदर्शनकारियों को गांधी मैदान में रोका गया था, लेकिन वे डाक बंगला चौराहे की तरफ बढ़ गए, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस ने ये कार्रवाई की। वहीं शिक्षा मंत्री ने कहा कि पहले ही टीआरई 4 के लिए 4 लाख के करीब अभ्यर्थी हैं। ऐसे में तुरंत परीक्षा कराने से ये संख्या और ज्यादा बढ़ जाएगी। दूसरी ओर परीक्षा लेने में समय लगता है। टीआरई 4 की रिक्तियों के भेजने के बाद एसटीईटी एग्जाम कराए जाएंगे। टीआरई 5 होगा तो उस तरह की परीक्षा ली जाएगी। अगर पुनः इतने लोगों की परीक्षा ली गई तो बहुत विलम्ब होगा। आपको बता दें कि बिहार में टीआरई 4 के तहत हजारों शिक्षकों की बहाली होने वाली है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार और गोपालगंज से गोविंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और आइए अब खबर को समझ लेते हैं। देखिए, एसटीईटी परीक्षा को लेकर हंगामा हुआ। अब आप समझिए एसटीईटी का मतलब क्या होता है। तो इसे सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कहा जाता है, यानी माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा। यह राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा है जो योग्यता का आकलन के लिए ली जाती है। यह परीक्षा माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक बनने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए है। इसके जरिए कक्षा 9 और 10 के साथ साथ कक्षा 11 और 12 के शिक्षक अभ्यर्थियों की परीक्षा होती है और एसटीईटी पास करने वाले बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षक पद के लिए योग्य होते हैं। बिहार में अगर अब तक बात करें तो 3 बार परीक्षाएं ली गई हैं। 2011 में, 2019 में और 2024 में एसटीईटी की परीक्षा हो चुकी है। हालांकि कुछ विषयों की परीक्षा बीच में भी हुई थी। पटना में प्रदर्शन करने वाले एसटीईटी अभ्यर्थियों की मांग है कि टीआरई 4 से पहले एसटीईटी परीक्षा कराई जाए, क्योंकि अगर परीक्षा हो गई तो ये अभ्यर्थी भी टीआरई 4 के जरिए होने वाली शिक्षक बहाली के लिए योग्य हो जाएंगे। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार टीआरई 4 के बाद एसटीईटी परीक्षा कराने की बात पोस्ट के जरिए पहले ही बता चुके हैं और आज यही बात शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने भी कही। शिक्षा मंत्री का कहना है कि एसटीईटी परीक्षा में समय लगेगा, जबकि इसी साल शिक्षक बहाली के लिए टीआरई 4 कराना जरूरी है। अब इस पूरे मसले को लेकर के देखना होगा आगे क्या कुछ फैसला लिया जाता है, लेकिन जो हंगामा किया जा रहा था उसका जवाब शिक्षा मंत्री ने दे दिया है। बढ़ते हैं आगे, बात अगली खबर की। 2 वोटर कार्ड रखने के मामले में निर्वाचन आयोग ने तेजस्वी यादव को जो नोटिस भेजा था उसका जवाब अब तक नहीं मिला है। वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव ने 2 वोटर कार्ड जारी करने के लिए उल्टा इलेक्शन कमीशन पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। तेजस्वी यादव के 2 एपिक नंबर का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। निर्वाचन आयोग ने तेजस्वी यादव से उस एपिक नंबर के दस्तावेज तलब किए हैं जिसका जिक्र उन्होंने 2 अगस्त को की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था। पर तेजस्वी यादव का कहना है कि उन्हें इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई नोटिस मिला ही नहीं।
हाँ, पटना निबंधन कार्यालय से एक नोटिस जरूर मिला है जिसका जवाब दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने 2 एपिक नंबर के लिए निर्वाचन आयोग पर ही सवाल खड़े कर दिए। 2 एपिक नंबर जारी किया तो गलती किसकी है? मतलब गलती खुद करे और एक्सप्लेनेशन हमसे मांगे। इधर निर्वाचन आयोग का कहना है कि उसने नेता प्रतिपक्ष को अब तक 2 रिमाइंडर भेज दिए हैं। निर्वाचन आयोग के इस बयान पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। न तो उन्हें कुछ उगलते बन रहा था और न ही कुछ निगलते। तेजस्वी इलेक्शन कमीशन पर ही दोष का ठीकरा फोड़ रहे हैं, तो एनडीए उन पर जालसाजी और जनता को गुमराह करने का आरोप लगा रहा है। पटना से संवाददाता अमित कुमार और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए अब खबर को समझ लेते हैं। देखिए, तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया था कि उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। जब ड्राफ्ट सूची जारी की गई थी तो उन्होंने कहा कि उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, जिसका एपिक नंबर उन्होंने बताया था, और वो नंबर आपको बता रहे हैं RAB2916120। और इसी का जवाब देते हुए निर्वाचन आयोग की तरफ से बताया गया कि तेजस्वी यादव का नाम वोटर लिस्ट में है और तेजस्वी यादव के वोटर कार्ड का एपिक नंबर भी जारी किया गया। जो निर्वाचन आयोग ने जारी किया वो नंबर है RAB045628। निर्वाचन आयोग ने तेजस्वी यादव को 2 वोटर आईडी कार्ड रखने को लेकर नोटिस भेजा है, क्योंकि ये दोनों जो एपिक नंबर हैं वो अलग अलग हैं। यही नहीं, निर्वाचन आयोग ने जांच के लिए तेजस्वी यादव से एपिक और दस्तावेज भी मांगे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि उनका एपिक नंबर बदला गया है और तेजस्वी यादव का कहना है कि 2 एपिक नंबर निर्वाचन आयोग ने ही जारी किए। तो ऐसे में 2 एपिक नंबर जारी कर इलेक्शन कमीशन ने ही गलती की है, जबकि विरोधी तेजस्वी यादव से ये सवाल पूछ रहे हैं कि तेजस्वी यादव के पास 2 वोटर आईडी कार्ड कैसे और दूसरा आईडी कार्ड कैसे बना। ऐसे में ये जानना भी जरूरी है कि वोटर आईडी कार्ड पर संविधान क्या कहता है। तो जान लीजिए कि एक व्यक्ति के पास एक ही वोटर कार्ड होना चाहिए। एक से ज्यादा वोटर कार्ड रखना कानूनन अपराध है। 2 वोटर आईडी कार्ड होने पर एक वोटर आईडी कार्ड को रद्द कराना जरूरी होता है, यानी कि 2 वोटर आईडी कार्ड होने पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। इसके तहत 1 साल तक की कैद, जुर्माना या फिर दोनों ही लग सकता है। हालांकि देखना होगा कि तेजस्वी यादव की तरफ से इसको लेकर क्या जवाब निर्वाचन आयोग को दिया जाता है। बढ़ते हैं आगे बात अगली खबर की। पूर्व विधायक और बाहुबली अनंत सिंह ने तेजस्वी यादव को एक बड़ी चुनौती दे दी है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी जहां से चुनाव लड़ेंगे वो उन्हें वहीं हरा देंगे, और अगर तेजस्वी यादव ने मोकामा से चुनाव लड़ा तब तो जमानत ही जब्त हो जाएगी। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। मोकामा तेजस्वी चले ना, जमानत जब्त करके भेजा देंगे। मोकामा की छोटे सरकार पूर्व विधायक और बाहुबली अब जेल से बाहर आ चुके हैं और साथ ही चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया है। चुनाव जेडीयू से लड़ेंगे ये भी साफ कर दिया है, पर इसके साथ ही उन्होंने तेजस्वी यादव को लेकर एक बवाली बयान दे डाला। उन्होंने कहा कि वो अगर तेजस्वी के सामने चुनावी मैदान में उतर गए तो तेजस्वी की जमानत भी जब्त हो जाएगी। हम तो मोकामा से कर रहे हैं, तो मोकामा तेजस्वी चले ना, जमानत जब्त करके भेजा देंगे। अगर मोकामा से तेजस्वी चुनाव लड़ेंगे तो जमानत जब्त करा देंगे। अनंत सिंह के इसी बयान से आरजेडी बिदक गया और कहा कि जनता इस बार बीजेपी और नीतीश को हार का मुंह दिखाने वाली है। नीतीश जी का औरा समाप्त हो गया है। नीतीश जी का नेतृत्व अचेता अवस्था में है। अनंत सिंह ने एक और भविष्यवाणी की कि विपक्ष 15 सीट पर सिमट जाएगा। कि अनंत सिंह के इस दावे ने बिहार की सियासत में बवाल जरूर मचा दिया है। पटना से संवाददाता अमित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब आप इस खबर को समझिए। देखिए, तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव लड़ने के अनंत सिंह के बयान ने बवाल मचा रखा है। अब आप समझिए, अनंत सिंह ने नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से ही राजनीति की शुरुआत की थी। 2005 में पहली बार अनंत सिंह जेडीयू के टिकट पर विधायक चुने गए थे। 2010 में भी अनंत सिंह जेडीयू के टिकट पर ही विधायक बने। फिर 2015 में आरजेडी से जेडीयू का गठबंधन हुआ तो अनंत सिंह अलग हो गए। 2020 में अनंत सिंह आरजेडी के सहयोग से विधायक बने। फिर 2024 में अनंत सिंह की पत्नी ने नीतीश सरकार का समर्थन किया था।
अनंत सिंह दिल से नीतीश कुमार के करीब हैं। अनंत सिंह नीतीश कुमार की तारीफ करते रहे हैं। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार की बात की जाए तो एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला है और टीम भी तैयार हो चुकी है। एनडीए का नेतृत्व नीतीश कुमार कर रहे हैं, जबकि इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ा चेहरा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव है। ऐसे में अनंत सिंह नीतीश कुमार के नजदीकी तो तेजस्वी के विरोधी होंगे ही। अनंत सिंह ने तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव लड़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि टिकट मिलेगा तो अनंत सिंह तेजस्वी यादव की जमानत जब्त करवा देंगे अगर मोकामा सीट से तेजस्वी यादव ने चुनाव लड़ा तो। ये बड़ी चुनौती उन्होंने दी है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। कल पुनौरा धाम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और नीतीश कुमार सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में मां जानकी के भव्य मंदिर की आधारशिला रखेंगे। अमित शाह के पुनौरा धाम दौरे को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है। वहीं मां जानकी मंदिर को लेकर लोगों में भी उत्साह है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। ये तैयारी उस शिलान्यास को भव्य बनाने की है जो सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में होने जा रहा है। चारों तरफ मंदिर को विभिन्न तरीकों से सजाया संवारा गया है। विभिन्न तरह की लाइटें लगाई गई है। बाहर से फूलों को मंगाया गया है। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बन चुका है और पूरी अयोध्या नगरी बदल चुकी है। अब बारी है माता सीता की जन्मस्थली माने जाने वाले पुनौरा धाम की। 8 अगस्त को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां भव्य मंदिर की आधारशिला रखने वाले हैं। पुनौरा धाम में मां जानकी मंदिर 67 एकड़ के परिसर में फैला होगा। नए मंदिर के निर्माण पर 882 करोड़ 87 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इनमें से पुराने मंदिर के विकास पर 137 करोड़ खर्च होंगे, जबकि 728 करोड़ रुपए पर्यटन संबंधी विकास पर खर्च किए जाएंगे, जबकि 16 करोड़ रखरखाव पर खर्च किए जाएंगे। जानकी मंदिर की ऊंचाई 151 फीट होगी। भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण प्रारंभ होने वाला है, जिसका भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम कल पुनौरा धाम सीतामढ़ी में होगा। सीतामढ़ी का जानकी मंदिर रामायण सर्किट का अहम पड़ाव है और इसके विकास से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को सीतामढ़ी आने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है, जिससे पर्यटन भी बढ़ेगा और रोजगार के नए मौके भी बढ़ेंगे। न्यूज़ 18 के लिए सीतामढ़ी से राकेश रंजन और पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और आइए अब आपको पुनौरा धाम के विकास के मायने समझाते हैं। देखिए, पुनौरा धाम हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक माता सीता के जन्म स्थल के तौर पर विख्यात है और कई धार्मिक और पौराणिक धर्म ग्रंथों में इसका जिक्र है। अयोध्या में राम मंदिर बनने से अयोध्या का विकास हुआ। अब पुनौरा धाम में सीता मंदिर से सीतामढ़ी का विकास होगा। अब आप समझिए कि भव्य सीता मंदिर से कैसे होगा सीतामढ़ी का विकास। तो मां जानकी का भव्य मंदिर बनने से पुनौरा धाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर का धार्मिक और पर्यटन स्थल बन जाएगा। पर्यटन स्थल बनने से इलाके में रोजगार के अवसर बनेंगे। पर्यटक आएंगे तो स्थानीय लोगों को भी कामकाज मिलेगा। अब जरा पुनौरा धाम के विकास का सियासी एंगल भी समझ लेते हैं। देखिए, विधानसभा से चुनाव से पहले माता सीता के मंदिर निर्माण से हिंदुत्व का संदेश, हिंदुत्व हमेशा से बीजेपी का चुनावी मुद्दा रहा है और ये बड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि कल शिलान्यास करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री बिहार आने वाले हैं। बढ़ते हैं आगे। अब ट्रंप के टैरिफ मामले की बात करते हैं। ट्रंप के टैरिफ पर पीएम मोदी का पहला बयान आ चुका है। पीएम मोदी ने कहा कि किसानों के हित से कोई समझौता नहीं होगा। पीएम मोदी ने कहा कि अगर इसके लिए मुझे व्यक्तिगत तौर पर कोई कीमत चुकानी पड़ी तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि भारत अपने किसानों के साथ मजबूती से खड़ा है। व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान सिर्फ एक राजनेता की घोषणा नहीं, बल्कि एक जनप्रतिनिधि की वो शपथ है जो संकट के समय सबसे आगे खड़ा होता है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि भारत अपने किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के हितों पर कभी कोई समझौता करेगा ही नहीं, और अगर इसके लिए उन्हें राजनीतिक या कूटनीतिक कीमत चुकानी पड़े तो वो इसके लिए भी पूरी तरह से तैयार हैं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए
मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। ये बयान ऐसे वक्त में आया जब अमेरिका की तरफ से टैरिफ वॉर छेड़ा गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के कृषि, डेयरी और फिशरीज सेक्टर को निशाने पर लिया है ताकि भारत पर WTO और ट्रेड डील में दबाव बनाया जा सके। ट्रंप की अपनी जिद है तो पीएम मोदी का मैसेज भी क्लियर है। ये सिर्फ किसानों के हितों की रक्षा नहीं बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता और अस्मिता का सवाल है। मोदी के इस बयान से एक बात तो साफ होती है, भारत अब मोल भाव नहीं करता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो अब आप ट्रंप टैरिफ पर मोदी का संदेश समझिए। देखिए, भारत अमेरिकी टैरिफ दबाव के सामने नहीं झुकेगा। मतलब प्रधानमंत्री ने आज जो बयान दिया उससे ये साफ समझ में आ रहा है कि भारत अमेरिकी टैरिफ के दबाव के सामने झुकेगा नहीं। किसानों के हित भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसानों के हित से कोई समझौता नहीं होगा। पीएम मोदी ने यह संदेश दे दिया है। भारत अमेरिका संबंध बराबरी का होगा। भारत अमेरिका संबंध सम्मान पर आधारित होंगे। कोई भी पक्ष दूसरे का बड़ा नहीं होगा। यानी कि आज पीएम मोदी ने एक क्लियर मैसेज दे दिया है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। बिहार पुलिस ने अपराधियों की अकूत संपत्ति पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पुलिस ने 1300 कुख्यात अपराधियों की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। ये रिपोर्ट देखिए। अपराध से अकूत संपत्ति अर्जित करने वाले अपराधियों को अब बिहार पुलिस छोड़ेगी नहीं। अब ऐसे अपराधियों की संपत्ति बच नहीं पाएगी। बिहार पुलिस ने करीब 1300 कुख्यात अपराधियों की संपत्ति को जब्त करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी। इनमें से 279 अपराधियों का प्रस्ताव कोर्ट को भेजा गया है। पटना में सबसे ज्यादा 83 अपराधियों की संपत्ति जब्त करने के लिए पुलिस मुख्यालय को प्रस्ताव भेजा गया। गया में 55, रोहतास में 49, मोतिहारी में 48, मुजफ्फरपुर में 43, भागलपुर में 43, मधुबनी में 42, नालंदा में 41, दरभंगा में 39, समस्तीपुर में 35, सारण में 36, वैशाली में 33, पूर्णिया में 32, सीवान में 27 और बक्सर में 24 अपराधियों की संपत्ति जब्त की जाएगी। 279 प्रपोजल्स तैयार करके एसपी के अप्रूवल से न्यायालय में समर्पित कर दिए हैं। अपराधियों की संपत्ति जो है वो जब्त की जाएगी और इसको लेकर के पुलिस मुख्यालय की तरफ से जो आदेश जारी किए गए थे उस पर अब काम होना शुरू हो चुका है। कानून व्यवस्था पर उठ रहे सवालों के बीच बिहार पुलिस लगातार एक्शन में है। अब बिहार पुलिस के निशाने पर वैसे अपराधी और माफिया हैं जिन्होंने अपराध के जरिए अकूत संपत्ति बनाई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार और बेतिया से मुन्ना राज की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।